Hi Adit, how are you doing? I'm good, sir. How are you? Yeah, I'm doing fine. So last class, I think we just did some clinical analysis of whole periodic table. कि how many groups, how many periods, कौन सा period में कितना elements होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, the position of elements, blocks, right? How to decide block, period, and group of different elements. So there's a clinical analysis or more informative quiz like question, metal कितना, non metals क्या है, right? P block में metals, non metals, metalloids. So all this informations, all this analysis we have done, right? So Yes, sir. today we'll continue a little bit more on that ground, and as well as we'll move to the periodic trends. Okay. So you already know that modern periodic table is called Bohr's periodic table, right? क्योंकि Niels Bohr, the Danish scientist who classified all the elements in four categories in the modern periodic table. What are the classifications? First is representative elements. That is the first classification. The second one is transition elements. Third one is inert transition elements, and fourth one is inert gases. These are the classifications made by Niels Bohr. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स विच इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होता है? दिस इज बेसिकली एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट ग्रुप 18, क्योंकि ग्रुप 18 इज कॉल्ड इनर्ट गैस. ग्रुप 18 में क्या होता है? नोबेल गैसेस और इनर्ट गैसेस. ठीक है, तो ग्रुप 18 एक्सक्लूसिव होता है, इसमें सिर्फ इनर्ट गैसेस होता है, हीलियम टू रेडॉन. आई होप यू नो दैट, राइट? इसमें क्या होता Yes, है? sir. इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड, उसमें ऑक्टेट होता है, राइट? दैट इज फॉर इनर्ट गैस. ओके, अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स तो फिर किसको बोलेंगे? एस ब्लॉक एंड बी ब्लॉक में जो बाकी सारे ग्रुप्स होता है, ग्रुप 1 2 एंड 13 टू 17, ये सारे ग्रुप्स बिलोंग टू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स का जो केमिस्ट्री है दैट इज डोमिनेटेड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, either they lose electrons or they gain electrons, so their chemistry is dominated by this fact. Okay, that is why they are called representative elements and normal elements. तो दो क्लासिफिकेशन हो गया, रिप्रेजेंटेटिव एंड इनर्ट गैस. तीसरा क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब मैंने शायद बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इस ब्लॉक पे हार्ड मेटल्स होता है एंड पी ब्लॉक्स में यू गेट नॉन मेटल्स. तो ये दोनों के बीच ट्रांजिशन मेटल्स आता है, ट्रांजिशन elements आता है through which you transit from metal to non metal, but this is not a technical definition. ट्रांजिशन एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए कुछ टेक्निकलिटी भी होना चाहिए. ठीक है, व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन हियर? सी देखो, जिस एलिमेंट्स का डी सबशेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है ना, डी सबशेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, और डी सबशेल में जो ऑर्बिटल्स होता है वो सारे फिल अप नहीं होता है. ठीक है, तो अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है देन, अब इनकम्प्लीटली फिल्ड कहाँ पे? तो द थिंग इज आइदर इन इट्स न्यूट्रल स्टेट और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आइदर ऑफ देम. किसी एक में भी अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल मिल जाएगा देन इट विल बी कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है, Okay. एलिमेंट्स हैविंग पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन न्यूट्रल स्टेट और इन एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, Okay. तो देखते हैं, लेट अस चेक. लेट्स से आयरन. तो आयरन का एटॉमिक नंबर इज 26. अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 3d6 Four. 4s2, मतलब पहले 4s में दो इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 3d में 6, राइट? तो यू Yes, sir. कैन सी इसका जो d है ये इनकम्प्लीटली फील्ड है. 3d में 10 Hmm. इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है बट यहाँ पे 6 है, तो बाय डेफिनेशन इट शुड बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. Yes, दिस sir. इज द दिस इज द न्यूट्रल एटम, राइट? ग्राउंड स्टेट होता है जो. Yes. तो इसमें Hmm. वी हैव इनकम्प्लीटली फील्ड डी सबशेल, तो बाय Got डेफिनेशन it. इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है, Yes, sir. लेट अस चेक अनदर वन. लेट अस टॉक अबाउट कॉपर. तो कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 29. ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. क्या होता है? आर्गन 4s1 3d10. Yes, sir. ठीक है, आर्गन 4s1 3d10. तो ये ग्राउंड स्टेट पे, कॉपर का जो ग्राउंड स्टेट पे और न्यूट्रल स्टेट है उसमें 3d10 है.
तो ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे डी 3D कंप्लीटली फिल्ड, it तो no. यहाँ डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा है, बट आई हैव नॉट चेक्ड द कंप्लीट डेफिनेशन, दिस इज द न्यूट्रल स्टेट। बट मुझे कॉपर का जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां पे भी चेक करना है, किसी एक में भी अगर मुझे इनकम्प्लीटली फील्ड डी सबशेल मिल जाएगा, देन आई कैन से दिस इज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कॉपर का जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज कॉपर 2+। तो यू हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉपर, एक तो 4s से रिमूव होगा, दूसरा वाला 3d से होगा, सो इट इज 3d9। Okay, got it. तो अब बताओ, इन डी सबशेल इनकम्प्लीटली फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड है? Incompletely. तो फिर कैन आई से दैट कॉपर इज आल्सो अ ट्रांजिशन एलिमेंट? Yes, sir. ठीक है, तो कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। लेट अस टॉक अबाउट जिंक। तो जिंक इज 30। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 4s2 3d10। तो यहाँ पे डी सबशेल इज completely filled. I have to still check its most stable oxidation state, which is zinc 2+। तो इसमें if you remove 2 electrons, still 3d10 रहता है, right? Yes, sir. तो इसका मतलब न्यूट्रल स्टेट और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसी में भी इनकम्प्लीटली filled डी सबशेल नहीं है। तो कैन आई से जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट बाय डेफिनेशन? Yes, sir. राइट। तो फिर दैट इज व्हाई इट इज रिटन कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स पूरा डी ब्लॉक में जितना भी ग्रुप्स है, ग्रुप 3 टू ग्रुप 11, ऑल आर ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट ग्रुप 12 जिसमें जिंक कैडमियम मरकरी होता है, दे डू नॉट बिलोंग टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट? तो ग्रुप 12 cannot be called transition element. I hope this is clear. Yes, sir. ठीक है। और and the last is inner transition elements, which is basically the F block elements, which are called inner transition elements, lanthanides and actinides। 4f series में जो elements होता है and 5f series में जो elements होता है, they are called inner transition elements, right? जो periodic table के नीचे separately दो रो में place होता है। So these are the Yes, sir. classification of Bohr's classification, right? Mm. तो और कुछ स्पेशल टर्म पहचान लेते। फॉर एग्जाम्पल टिपिकल एलिमेंट क्या होता है, ब्रिज एलिमेंट क्या होता है, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप, व्हाट इज मैजिक नंबर, these are the different terms we need to introduce। So we'll start with typical elements। what is typical elements? देखो, let's say if I ask, मतलब किसी को if I say लेट्स से आई हैव ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स, तो अगर मुझे उस बैच के बारे में कुछ बताना है तो किसी एक स्टूडेंट का नाम ले लो, लेट्स से उस बैच में जो सबसे अच्छा कर रहा है, तो मैं अगर उसका नाम ले लेता हूँ तो बाकी पूरा बैच याद आ जाएगा, राइट? Yes, sir. तो दैट इज जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस, राइट? किसी एक का अगर नाम Mhm. मुझे याद आ जाएगा तो बाकी सबका भी याद आ जाएगा, क्योंकि देन आई कैन कोरिलेट, राइट? Yes, तो sir. आई कैन से लेट्स से राहुल, राहुल इज द टिपिकल स्टूडेंट ऑफ बैच 2, राइट? इफ आई कैन रिकॉल राहुल तो फिर ऑटोमेटिकली द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल फॉलो, ठीक है? Okay. तो किसी ग्रुप में भी यही होता है, किसी ग्रुप में क्या होता है, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। तो अगर ग्रुप में जो पहला वाला एलिमेंट है, आई कैन कॉल इट अ टिपिकल एलिमेंट बिकॉज रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर फॉलोइंग दैट प्रॉपर्टीज, Yes, फॉलोइंग sir. दोस प्रॉपर्टीज। तो किसी भी ग्रुप में जो पहला एलिमेंट होता है दैट शुड बी कॉल्ड द टिपिकल एलिमेंट। अब इसमें हम Yes. हाइड्रोजन एंड हीलियम को नहीं रखेंगे बिकॉज उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिबेटेबल, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से पोजीशन तो डिबेटेबल है, तो सिमिलरिटीज आई कैन नॉट मैच इन दैट वे, राइट? तो Yes. इसका मतलब क्या हुआ, किसी ग्रुप में जो पीरियड 2 एलिमेंट होता है, जैसे ग्रुप 1 पे लिथियम, सो कैन आई कॉल इट अ टिपिकल एलिमेंट? जैसे ग्रुप 2 Yes, sir. में बेरिलियम, तो इसको टिपिकल एलिमेंट बोलना चाहिए। आई कैन से ओके Yes, रेस्ट sir. ऑफ द एलिमेंट्स आर फॉलोइंग दिस एलिमेंट्स, Hmm. बोलना चाहिए, बट वी विल नॉट से, क्योंकि ग्रुप 2 में और पीरियड 2 में जो एलिमेंट्स होता है जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सारे, तो दे हैव एनोमलस बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम। उसका प्रॉपर्टी थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों होता है? बिकॉज द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स they show abnormal behavior because of their small size, high electronegativity. The electronegativity term we have not discussed yet, but this is a property
जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि सेकेंड शेल में डी सब शेल नहीं होता है, राइट? सेकेंड शेल पे कोई डी सब शेल नहीं होता है, डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है, यस और नो? No, sir. Yes, correct. जो बाकी सब में होता है। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का बिहेवियर कुछ एबनॉर्मल होता है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है? तो आई कैन Yes. इग्नोर पीरियड टू एलिमेंट्स एज टिपिकल एलिमेंट्स। तो टिपिकल एलिमेंट कौन बनेगा? उस ग्रुप का जो पीरियड 3 एलिमेंट है, जैसे ग्रुप 1 पे सोडियम, दैट इज द टिपिकल एलिमेंट ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 में टिपिकल एलिमेंट फिर कौन होगा? मैग्नीशियम, राइट? दैट इज आवर Yes, sir. टिपिकल एलिमेंट्स। तो आई कैन से तो ग्रुप 1 में जो बाकी सारे एलिमेंट्स होता है वो सोडियम को फॉलो करते हैं, ग्रुप 2 में जो बाकी सारे एलिमेंट्स होता है वो मैग्नीशियम को फॉलो करते हैं, राइट? Yes, sir. चलो समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये हो गया टिपिकल एलिमेंट्स। Period 3, temperate sodium, magnesium, aluminum, cesium, these are all typical elements of corresponding groups. Next क्या है? ब्रीज एलिमेंट। ठीक है, ब्रीज एलिमेंट क्या होता है? देखो, if you look at this, magnesium is the key breach element in group 2। देखते हैं यहाँ पे, इधर देखो, this is magnesium, right? मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये Yes, sir. मैग्नीशियम जो ग्रुप 2 पे है। तो ग्रुप 2 का जो बाकी सारे एलिमेंट्स है दे विल फॉलो द बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें भी होगा। ठीक है। Yes, sir. अब देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे जो ग्रुप 2 है वो मेंडेलिव का 2A है, ठीक है? और मेंडेलिव का 2B कौन है? ये जिंक वाला, जिंक कैडमियम मरकरी। तो ये 2A एंड 2B मेंडेलिव ने ये सब ग्रुपिंग किया था, तो इसमें कुछ तो दोनों को ही 2A एंड 2B रखा था, 2 के अंदर A भी सब ग्रुप क्यों किया था? तो इसका मतलब ये जो 2B ग्रुप में भी कुछ प्रॉपर्टीज तो इसके साथ सिमिलर होगा ना, Yes. ठीक है? तो टेक्निकली मैग्नीशियम इज द ब्रिजिंग एलिमेंट बिटवीन 2A एंड 2B, मतलब ग्रुप 2 एंड ग्रुप 12। मैग्नीशियम का कुछ कैरेक्टर्स इसमें भी होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स में भी होगा, बट ग्रुप 12 में जो जिंक कैडमियम मरकरी होता है उसमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नीशियम का साथ सिमिलर होता है, राइट? सो आई कैन से Okay. मैग्नीशियम is the bridging element between group 2A and group 2B, मतलब group 2 and group 12 के बीच ये bridging element है। and same goes for sodium। यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम should be the bridge element of 1 and 11, क्योंकि ये 11 is the Mendeleev's 1B। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे जो ग्रुप 11 है वो मेंडेलिव का 1B है, तो 1A is 1, 1B is 11। तो फिर सोडियम becomes the bridge element between 1 and 11 और 1A और 1B के बीच। Is it clear? So do I have to memorize this Mendeleev's periodic table group numbers? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू फॉलो, मैंने सारे पेज में तो लिख के रखा है, सो यू गो थ्रू दैट, ऑटोमेटिकली विल रिकॉल। Okay. ठीक है, तो ये ब्रिज एलिमेंट हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम एक ब्रिज एलिमेंट होता है, सिमिलरली सोडियम भी एक दूसरा ब्रिज एलिमेंट होता है। सोडियम एंड मैग्नीशियम आर ब्रिज मेटल्स जॉइनिंग ग्रुप 1A 1B एंड 2A 2B रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट टर्म Yes, क्या sir. है? डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, अच्छे से देखो। The first three members of period 2, lithium, beryllium, boron, shows similarities with the elements diagonally placed in the next period and next group। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लिथियम के डायगोनल नेक्स्ट पीरियड नेक्स्ट ग्रुप, मतलब नेक्स्ट पीरियड इज पीरियड 3, नेक्स्ट ग्रुप मतलब ग्रुप 2, तो उसमें कौन सा डायगोनल में क्या आ रहा है? मैग्नीशियम, राइट? Magnesium. बेरिलियम का डायगोनल में क्या आएगा? नेक्स्ट पीरियड इज बेरिलियम का नेक्स्ट पीरियड मतलब पीरियड 3 और नेक्स्ट ग्रुप मतलब ग्रुप 13 पे आएगा। ठीक है, तो बेरिलियम के Yes. डायगोनल पे क्या है? एल्यूमिनियम। लिथियम के डायगोनल पे क्या है? मैग्नीशियम। तो लिथियम के साथ मैग्नीशियम का प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज मिलता है, बेरिलियम के साथ एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज मिलता है। सो आई कैन से लिथियम एंड मैग्नीशियम आर इन डायगोनल रिलेशनशिप। बेरिलियम के साथ Okay. एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप भी। अब क्यों है डायगोनल रिलेशनशिप पे, अब तुम बताओ। लेट्स से लिथियम से मुझे मैग्नीशियम तक जर्नी करना है, तो ठीक है, सो आई कैन सी 2 स्टेप्स। पहले लिथियम से मैं बेरिलियम पे आऊंगा और फिर बेरिलियम से मैग्नीशियम पे जाऊंगा। ठीक है, सो कैन यू टेल मी लिथियम टू मैग्नीशियम, इसमें साइज छोटा होता है या बड़ा होता है? Uh, हैव यू स्टडीड पीरियोडिक टेबल बिफोर?
नो। नहीं होता। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ अभी कि लिथियम से जब तुम सोडियम मतलब बेरिलियम पे आओगे, मतलब लेफ्ट टू राइट एक स्टेप लोगे, तो साइज छोटा होता है अलोंग द पीरियड। ठीक है, बट जब तुम ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बड़ा होता है। तो लिथियम टू बेरिलियम साइज इज डिक्रीजिंग, बेरिलियम टू मैग्नीशियम साइज इज डिक्रीजिंग, साइज इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना? फिर से बता रहा हूँ, लिथियम टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम टू बेरिलियम, तो यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे साइज increase हो रहा है। तो there are two steps and there are opposing effects. So that is why lithium and beryllium का साइज is almost comparable. साइज का डिफरेंस बहुत कम होता है। लिथियम ठीक है, एंड बेरिलियम और लिथियम एंड मैग्नीशियम। sorry, lithium and magnesium. Okay, ओके। so it should be, thank you for correcting me. So लिथियम से मैग्नीशियम, लिथियम एंड मैग्नीशियम का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, कंपेरेबल होता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बिकॉज ये दोनों स्टेप दीज आर ऑपोजिंग इफेक्ट्स, एक दूसरे को बहुत मतलब टू ए लार्ज एक्सटेंट कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, बट इफ यू, अब तुम पूछ सकते हो तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या लेफ्ट डायगोनल पे मिलेगा मुझे? बेरिलियम टू सोडियम मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेरिलियम टू लिथियम, तो आई हैव टू कम बैक ऑन द ऑपोजिट साइड, फर्स्ट आई हैव टू कम बेरिलियम टू लिथियम एंड देन लिथियम टू सोडियम। तो राइट टू लेफ्ट भी साइज इंक्रीज होगा और ऊपर से नीचे भी साइज इंक्रीज होगा, राइट? यस सर। तो फिर बेरिलियम टू सोडियम ये डायगोनल पे तो मुझे सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, हमेशा नेक्स्ट पीरियड नेक्स्ट ग्रुप मतलब राइट डायगोनल पे मिलेगा सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप, राइट? दीज आर कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। इज इट क्लियर? यस सर। So why diagonal relationship exists? As we go across a period, electronegativity increases. I have explained the opposing effect in terms of size and they have explained in terms of electronegativity, but the main point is this, in these two steps whatever parameter you take, they are cancelling out each other most, in most percentage, right? That is why यस lithium सर। and magnesium, they almost have similar behavior and in diagonal relationship. Is it clear? यस सर। Now let us talk about magic number. ठीक है, तो मैजिक नंबर क्या होता है? तुम अगर देखोगे, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अगर लिथियम, इसमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या होता है? दो। तुम सेम ग्रुप पे अगर ठीक नीचे वाले एलिमेंट पे आना चाहते हो तो तुम्हें पहला ग्रुप पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब यस। हाइड्रोजन से लिथियम तक आने के लिए ये पीरियड वन में जो एलिमेंट्स है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, राइट? तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होगा? दो। देयर विल बी डिफरेंस ऑफ यस। टू। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है, लिथियम का तीन होगा। ठीक है, तो लेट्स से मुझे लिथियम टू सोडियम एटॉमिक नंबर का डिफरेंस जानना है, तो क्या करना है? तो अगर लिथियम टू सोडियम आना है तो यू हैव टू ओवरकम पीरियड टू, मतलब 8 एलिमेंट का डिफरेंस होगा। यस सर। तो फिर सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 11, और डिफरेंस क्या है? 8, है ना? यस सर। सोडियम से पोटेशियम पे आना है तो फिर से 8 एलिमेंट का डिस्टेंस ओवरकम करना है, तो इसमें भी डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8, राइट? बट पोटेशियम से यस। जब तुम रुबिडियम तक आओगे तो तुम्हें 18 एलिमेंट्स को ओवरकम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? 18। यहाँ पे डिफरेंस यस क्या सर। होगा? 18। यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? +8। ठीक है, तुम रुबिडियम से सीजियम आओगे तो भी +18, बट सीजियम से फ्रांशियम आओगे तो ये +32 होगा, राइट? डिपेंडिंग ऑन तुम कौन सा पीरियड ओवरकम करके आ रहे हो। ठीक है, उस पीरियड में जितना एलिमेंट्स होगा उसका डिफरेंस आएगा। सेम ग्रुप में अगर तुम ठीक नीचे वाला एलिमेंट देखोगे तो दैट इज हाउ द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इज फाउंड। दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स you have to overcome in that period. Is it clear? यस सर। तो कैन आई से कि डिफरेंस देखो, किसी एक ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स होता है, कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स होता है, उसके बीच मतलब दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, राइट? यस सर। तो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2, 8, 18 एंड 32, दिस आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट पीरियड्स, राइट? यस सर। आइदर दो एलिमेंट होगा और 8 एलिमेंट होगा, या 18 या 32, दिस आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो
किसी पीरियड में रह सकता है, तो दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच एटॉमिक नंबर का डिफरेंस भी यही आएगा, Yes, sir. है ना? सो दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स, ठीक है? 2, 8, 18 एंड 32 दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। क्यों? क्योंकि इस एटॉमिक नंबर का इस डिफरेंसेस पे सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, दोनों एलिमेंट के बीच अगर 2 और 8 और 18 और 32 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होता है तो प्रॉपर्टीज कैन बी रिपीटेड, सिमिलरिटीज मिलता है। जैसे कि ग्रुप 1 पे अगर देखोगे, दिस आर द डिफरेंसेस 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो दिस इज, यू कैन फॉलो अ पैटर्न ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 एंड ग्रुप 18 में ये 2 का डिफरेंस नहीं होता है, डायरेक्ट 8 से स्टार्ट होता है, मतलब ये सीक्वेंस होगा, ठीक है? ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 इसमें ये वाला रिजेक्ट करो, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, दैट इज हाउ यू डू रिमेंबर। ग्रुप 3 में ये वाला छोड़ो, एंड ग्रुप 4 टू ग्रुप 12 दिस इज द डिफरेंस, ठीक है? ठीक है, चलो ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट what we can do is magic number के help से we can also find what we can find magic number के help से we can find the block, period and group of an element, ठीक है? Yes, sir. So let me give you some problem. क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, एटॉमिक नंबर से तुम्हें क्या करना है? पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक डिसाइड करना है। सो लेट्स से ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप। तो एक तरीका होता है, यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड यू कैन फिगर इट आउट, बट इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे? आई विल टेक ए रेफरेंस ग्रुप, लेट्स से आई विल टेक ग्रुप 18 एज रेफरेंस ग्रुप। मुझे याद है इसमें क्या क्या होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है? रेडॉन, Yes, sir. है ना? तो ये ग्रुप 18 में ये सारे एलिमेंट्स होता है। ये पीरियड नंबर मैं लिख देता हूँ, पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पीरियड नंबर है। तो व्हाट यू विल डू? तो तुम ग्रुप 18 को सोचो, ग्रुप 18 आई विल चेक द नियरेस्ट इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर ऑफ दिस। 17 का नियरेस्ट क्या है? 18। मुझे ये तो पता है, Yes, sir. आई नो दिस। Yes, sir. तो नियरेस्ट क्या है? आर्गन 18। तो इसका मतलब 17, तो 17 अगर एटॉमिक नंबर है, व्हाट शुड बी द ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप? जल्दी बताओ। So this will be P block. या पी Then ब्लॉक this will में be 17th group. 17 ग्रुप, इसके एक घर एक स्टेप पहले होगा, मतलब ग्रुप 17 होगा। एंड पीरियड क्या होगा? ये थर्ड पीरियड में है तो ये भी Third, थर्ड पीरियड पे होगा। 33, इफ आई से 33 30. तो विल स्टार्ट लुकिंग एट 36, राइट? जो नियरेस्ट इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर है। तो It's a P 30, block element. हाँ, तो ये भी पी ब्लॉक है। पीरियड नंबर क्या होगा? 4। 4. और 36 के Group तीन group घर number will be 15. 15, 17, 16, 15, 3 steps ahead, right? Yes, sir. What about 50? अच्छा, 54, 54 तो डायरेक्ट जेनॉन है। यू कैन सी दिस Yes, इज sir. पी ब्लॉक, पीरियड इज 5 एंड ग्रुप 18, okay? Hmm. What about 71? Now if you know, if you This know that is 58 to lanthanide. 71, this is 4f series और Yes, sir. lanthanides, right? Hmm. ये 4f सीरीज और लैंथेनाइड्स है। तो ऑफ कोर्स, तो फिर इसका ब्लॉक होगा ए ब्लॉक। Yes, sir. पीरियड नंबर क्या होगा? अगर 4f सीरीज है तो पीरियड नंबर 6 है, और ग्रुप क्या होगा? ए ब्लॉक मतलब 3. ग्रुप 3 है, ठीक है? Yes, sir. 79 कर लोगे, 93 अगर देखोगे तो ये पता होना चाहिए कि 92 103 ये 5f सीरीज होता है, Yes, sir. ठीक है? Actinides. तो ये भी एफ ब्लॉक है। ये 5f सीरीज मतलब पीरियड नंबर 7 होना चाहिए, और ए ब्लॉक मतलब ग्रुप 3 होना चाहिए। दैट इज हाउ वी कैन आल्सो फिगर आउट द
period, block and group. I hope it is clear. yes sir. ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल का मतलब हो गया, एनालिसिस हो गया। तो एक चीज और देख लेते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100, राइट? ओके चलो, तो दिस इज प्रीटी इजी। तो तुम्हें क्या करना है, जो एटॉमिक नंबर है उसमें 3 डिजिट होगा, 100 और उससे ज्यादा 3 डिजिट्स होगा, तो हर एक डिजिट का ईच डिजिट ऑफ द एटॉमिक नंबर इज रिप्लेस्ड बाय इट्स कोरेस्पॉन्डिंग रूट। ठीक है, हर एक डिजिट का एक रूट है, जैसे 0 का नील होता है, 1 का उन, राइट, 2 का बाई, 3 का ट्राई, 4 का क्वाड, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का सेप्ट, 8 का ऑक्ट एंड 9 का एन। ये देखने में आ रहा है? कैन यू सी देम? यस सर ठीक है, तो दिस आर द रूट्स ऑफ एवरी डिजिट। ठीक है, हर एक डिजिट का एक रूट होता है। तो तुम्हें क्या करना है, हर एक डिजिट का रूट लिखना है इन सीक्वेंस। जैसे 1 का उन, 0 का नील एंड अगेन 0 है तो फिर से नील लिखना पड़ेगा। एंड ये तीनों रूट्स लिखने के बाद यू हैव टू ऐड ए सफिक्स यम। ओके ठीक है, तो दैट विल बी द नेम यस ऑफ द एलिमेंट। समझ में आया कि नहीं? सर तो अगर जैसे कि ये आ जाता है बाई, अगर मतलब रूट के बाद यम आ जाता है, रूट के एंड होता है आई से, ठीक है, तो इफ द 2i कम्स बैक टू बैक यू हैव टू रिमूव 1i, तो इसको आई विल नॉट टेक। गॉट इट ठीक है, सिमिलरली इफ यू टेक ट्राई यम, तो आई विल कैंसिल आउट 1। ओके ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू यस राइट द IUPAC नेम। एंड सिंबल क्या यस सर होगा? सिंपली जैसे कि इफ आई टेक 100, इसका नाम क्या होता है? इट इज ऊन, नील, नील नील, यम यम। और इसका सिंबल क्या होगा? ये तीनों रूट्स यू का एन जो, एन ये तीनों रूट्स का जो फर्स्ट लेटर है, दैट शुड बी द UNN, दैट शुड बी द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। इज इट क्लियर? यस सर तो यहाँ पे देख लो, यू कैन डू द प्रैक्टिस, एक बार देख लो एंड देन वी कैन। ठीक है, यू हैव टू यस सर नेम दिस वन 115, तो इसका क्या होगा नाम? यू अन देन पेंट नो सॉरी अनपेंटियम तो इसका सिंबल क्या होगा? UUP। यू यू पी समझ में आ गया कैसे करना है? दिस इज प्रीटी इजी। यस सर तो ये हो गया IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट्स where the atomic number is greater than is equal to 100। ठीक है, तो ये जो basic formalities we have completed, now we'll come to the main part which is periodic trends and properties। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? पीरियोडिक ट्रेंड बेसिकली डिफरेंट, जो एलिमेंट का डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, वी हैव टू चेक दैट वो प्रॉपर्टी अलोंग द पीरियड कैसे वेरी होता है एंड डाउन द ग्रुप कैसे वेरी होता है। अलोंग द पीरियड मतलब एक पीरियड के लेफ्ट टू राइट हाउ इट चेंजेस, एंड एक ग्रुप के टॉप टू बॉटम हाउ इट चेंजेस। दैट इज व्हाट यू नीड टू चेक, राइट? दैट इज कॉल्ड ओके पीरियोडिक ट्रेंड। And the first property we are going to check is shielding effect or screening effect। ठीक है, try to understand this carefully। तो यहाँ पे देखो, there is a nucleus, we have taken an atom जिसका ये न्यूक्लियस है, एंड ये आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एंड लेट अस एज्यूम कि ये इनर शेल्स पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, अगेन आई एम टेलिंग देयर इज अ न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है, एंड वी आर एज्यूमिंग दैट इनर शेल्स पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड लेट्स से द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम इज Z। लेट्स एज्यूम Z इज इक्वल टू 10, राइट? तो कैन आई से न्यूक्लियस का पावर शुड कोरिस्पॉन्ड टू द कलेक्टिव पावर ऑफ 10 प्रोटॉन्स। यस द न्यूक्लियस का जो पावर है दैट इज द कलेक्टिव पावर ऑफ 10 प्रोटॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रॉन शुड एक्सपीरियंस द कलेक्टिव पावर ऑफ 10 प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स का
पावर न्यूक्लियस में एक्यूमुलेटेड होता है, जहां पे बाहर Okay. इलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, राइट? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव एक्यूमुलेटेड पावर, Okay. ठीक है? तो अगर ये इनर शेल्स में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन विल फेस द न्यूक्लियस अलोन. Yes, So directly. when I say in that case, this electron will experience the complete nuclear charge, which is Zd. Yes, sir. E मतलब 1 unit charge. अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होगा? 10 E. So this electron will experience the complete power of nucleus, क्योंकि बीच में कोई इलेक्ट्रॉन उसको रिड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है? और बीच में there is no electrons to consume a portion of the nucleus, right? Yes, sir. ठीक है. तो in this case, I can say that the nuclear charge over the outermost electron is proportional to Z, which is the atomic number. Okay. Okay. Now let us put the electrons back into the inner shells. तो ये inner shells में यहाँ पे कोई electrons नहीं था, यहाँ पे मैंने वो electrons को रख दिया फिर से. अब क्या होगा? ठीक है, तो कैन आई एज्यूम कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन कुछ चीज होता है, एक होता है, एक तो यू कैन थिंक दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस रिपल्शन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स. Yes. This electron will experience repulsion by the inner electrons. ठीक है, तो अब क्या मैं बोल सकता हूं? तो फिर ये न्यूक्लियस का एक सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ पावर विल बी यूज्ड टू ओवरकम द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. इस इलेक्ट्रॉन में जो मुझे क्या देखना है कि इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का नेट अट्रैक्शन और नेट पावर कितना काम कर रहा है, ठीक है? कैन आई से अगर यहाँ पे इनर शेल पे इलेक्ट्रॉन्स है, इन प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस सम रिपल्शन. एंड नाउ ये जो न्यूक्लियस है, some fraction of power or some portion of power of nucleus will be used to overcome that repulsion. वो repulsion overcome के बाद ये net attraction feel होगा इस इलेक्ट्रॉन को, Yes, sir. ठीक है? तो लेट्स से अगर ये यहाँ पे 10 प्रोटॉन था, इसका 40% ये रिपल्शन ओवरकम करने में चला गया, तो इसका मतलब 60% न्यूक्लियर पावर इज इफेक्टिव ऑन दिस इलेक्ट्रॉन. Yes, sir. So this will be called effective nuclear charge, which is effectively operating on outermost electron in presence of the inner electrons. ठीक है? And this is called Z star, or Z effective is the symbol known as effective nuclear charge, and that is lesser than the actual nuclear charge, right? Okay, so this is when electrons are present in the inner shells. Actually तो present होता है, यहाँ पे मैंने assume किया था, ठीक है ना? तो you can consider the nucleus as a magnet and you can consider the inner electrons as a barrier. तो ये magnet and outermost electron के बीच the inner electrons are acting as a barrier. तो in presence of these inner electrons, you can say that these inner electrons are shielding the outermost electron from the nucleus. बोल सकता हूँ, and that is why Yes, sir. if the nuclear charge which is effective on the outermost electron is reduced compared to the actual nuclear charge. Okay. Is it clear? Yes, sir. Right. तो यहाँ पे Z star is the effective nuclear charge and that is equal to Z minus sigma. Z is the atomic number and sigma is the screening constant. This is the portion which is reduced because of shielding effect. So Right? is this screening constant variable from question to Yes, question, of or course. is it? Screening constant varies depending on the number of inner electrons. Right? Okay. जितना इनर शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा, शील्डिंग उतना ज्यादा होगा, राइट? Is So there a technically they formula? consider, this is the formula. Technically these inner electrons are acting as a shield between nucleus and the outermost electrons, Got it. right? So you can see in a multi-electron atom, inner shell electrons repel the outer electrons. This repulsion reduces the net attractive force experienced by the outer electrons from the nucleus. This is called shielding effect or screening effect, right? Yes, sir. Okay, so let's say what they say. They say that the shielding effect is predominantly a vertical trend. Now why is that? क्योंकि देखो, when you go along the period,
along the period में क्या होता है, outermost shell remains the same and the electrons are adding to the outermost shell only. Yes, sir. along the period यही तो हो रहा है ना कि जो Hmm. इलेक्ट्रॉन्स है they are adding to the outermost shell. inner shell पे तो कुछ ऐड नहीं हो रहा है क्या? No, sir. No, sir. तो इसका मतलब वो शील्डिंग में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि inner Hmm. electrons will shield the outermost electron from the nucleus, but along the period you are adding the electrons in the outermost shell itself. Yes, sir. ठीक है ना, तो outermost shell पे तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे तो शील्डिंग में ज्यादा कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा. बट डाउन द ग्रुप क्या होता है, लेट्स से ये डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप जब जाओगे तो हर एक बार व्हेन यू गो वन स्टेप डाउन तो एक नया शेल ऐड होता है. Yes. तो नया शेल ऐड हो, लेट्स से ये पहले, नेक्स्ट ग्रुप में क्या होगा, एक नया शेल ऐड हुआ तो ये पिछले वाला शेल इनर शेल बन गया. सो दिस टाइम क्या है, Hmm. बहुत सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया. Yes, sir. तो क्या होगा फिर, तो फिर उसका शील्ड, तो फिर वो इनर इलेक्ट्रॉन्स नाउ विल एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो अभी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए ना, तो दैट इज व्हाई दे सेड दैट शील्डिंग इफेक्ट Hmm. इज अ वर्टिकल ट्रेंड डाउन द ग्रुप. शील्डिंग इफेक्ट फील होता है, समझ में आता है, क्योंकि लॉट्स ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स एडेड, क्योंकि एक होल शेल अंदर चला जाता है, राइट. Yes, sir. चलो तो देखते हैं व्हाई डज शील्डिंग मैटर. शील्डिंग मैटर ये होता है, देखो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर पावर. एटॉम का साइज क्या होगा, दैट इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर पावर. क्यों? atomic size is nothing but the distance of outermost electron from nucleus, right. तो अगर न्यूक्लियर पावर बढ़ेगा तो outermost electron will come closer, साइज छोटा हो जाएगा. Hmm. and this nuclear power can be controlled by shielding of inner electrons. Yes. Hmm. ठीक है, तो मोर शील्डिंग मतलब क्या है, वीकर न्यूक्लियर पावर, वीकर न्यूक्लियर पूल. और अगर न्यूक्लियर पावर वीक हो गया एटॉम का साइज बढ़ जाएगा. Yes, sir. ठीक है, एंड सिमिलरली न्यूक्लियर पावर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जितना ज्यादा होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का पावर जितना ज्यादा होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, राइट. यस और नो? Can you please repeat the statement, sir? outermost electron, let's say this is the outermost electron, तो इसमें न्यूक्लियस का पावर जितना ज्यादा होगा इसको यहाँ से निकालना उतना मुश्किल होगा. यू हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, Hmm. राइट. Yes, sir. Yes. तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी वेयर यू हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल. तो दैट इज आल्सो कनेक्टेड Okay. टू द न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर ज्यादा होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, आई ज्यादा होगा. और अगर ये Hmm. न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इट विल बी इजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. तो तुम्हें बस ये याद रखना है कि शील्डिंग के साथ न्यूक्लियर पावर इज इनवर्सली रिलेटेड. Okay. ठीक है, तो मोर शील्डिंग मतलब क्या हुआ, मोर शील्डिंग मतलब न्यूक्लियर पावर इज रिड्यूस, तो फिर इट विल बी इजियर टू रिमूव आउटर इलेक्ट्रॉन. Yes, sir. तो फिर तुम्हें कम एनर्जी देना पड़ेगा तो आई कम होगा. ठीक है, सो ऑल दिस प्रॉपर्टीज दे आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर पावर, सो विल लर्न देम लेटर. बट न्यूक्लियर पावर कैन बी मैनिपुलेटेड बाय शील्डिंग, right. So that is why understanding shielding effect is important, shielding is important. Is it clear? Yes, sir. So let us say fourth shell. तो fourth shell के अंदर 4s 4p 4d 4f सारे सब शेल होता है, राइट. Yes, sir. ठीक है, अब तुम बताओ एक ही शेल के अंदर जो सब शेल्स होता है उसमें शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, मतलब 4s पे इलेक्ट्रॉन होगा तो दैट विल शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन मोर, और 4p पे इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो ज्यादा शील्ड करेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को. क्या होना चाहिए, देखो Since एक there चीज में is बता, more कैन यू टेल shielding. मी ये 4s 4p 4d 4f यहाँ पे nth शेल मतलब एक ही शेल के बात कर रहा हूँ, तो ये लेट्स से n is equal to 4. तो कैन यू टेल मी which between this 4 4s 4p 4d 4f which is closer to the nucleus. 4p. Sorry, 4s. 4s is closer to the nucleus, right. So let's Yes, say sir. अगर ये न्यूक्लियस है तो ये s है, this is p, है ना. तो s closer to the nucleus है, p will be, p का लूप्स बाहर की तरफ होगा और p का डिस्टेंस ज्यादा Hmm. होगा, d का और भी Yes, ज्यादा sir. होगा. तो एक सिंपल सा चीज समझो, let's say if someone just stands in front of you, so that person will block your vision
maximum. Yes, sir. But if he stands away, तो your vision will be open. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या होगा, अगर एस में इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ये न्यूक्लियस को ज्यादा शील्ड, न्यूक्लियस का पावर ज्यादा कंज्यूम कर लेगा, इट विल शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन मोर Yes. कंपेयर टू पी इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो Hmm. सेम शेल पे अगर एस पी डी एफ, तो एस में अगर इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसका शील्डिंग पावर ज्यादा होता है कंपेयर टू the p electrons of the same shell, right? That is the order, shielding efficiency. So technically ace and p, they have stronger shielding effect. अगर ace and p पे electrons होता है, they have stronger shielding effect, but d and f they have poor shielding effect. क्यों? क्योंकि df में जो lobes होता है वो बहुत diffused nature का होता है, बहुत spread होके रहता है, right? दूर चला जाता है, ठीक है, and they are all spread out. That is why they cannot shield much. तो डीएफ का शील्डिंग इफेक्ट काफी पुअर होता है, राइट। Yes, sir. Understood. ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। So, what is that lanthanide contraction? आई विल कम टू दैट लेटर, सो Okay. so there are time to come to that point. Now effective nuclear charge, I think I have already explained what is effective nuclear charge, Yes, sir. right? This is z star or z effective is a net positive charge experienced by a valence electron after accounting for the shielding by inner electrons, and z star is equal to z minus sigma. Sigma is not constant. If the atomic number changes, number of electrons in the inner shell will also change and sigma will change. Okay, So, how do we calculate sigma? I'll come to that. I'll also do Okay. that. Okay. Now let us talk about Slater's rule. That is where we'll calculate z star and sigma. Okay, Yes. chalo. What are the rules? First you have to write, अगर तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर है, फर्स्ट यू विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका पता है तुम्हें, यू हैव टू अरेंज द सब शेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d, लाइक दैट यू हैव टू अरेंज द सब शेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, राइट। So, sir, can I not write 4s before 3d? राइट, आई मीन व्हेन द इलेक्ट्रॉन एंटर्स, दैट एंटर्स इन 4s पार्ट, राइट। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब जिस शेल पे जो सब शेल है उसके हिसाब से लिखेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, मतलब पूरा शेल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। Okay, in terms of principal quantum number. राइट, इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम ये पूरा शेल कंप्लीट करेंगे, एंड देन विल ग्रुप द सब शेल्स। वो सब शेल्स को हम ग्रुपिंग Okay. करेंगे, कैसे करेंगे, किसी शेल पे अगर एस एंड पी होता है तो उसको एक साथ रखेंगे, वन में सिर्फ एस है पी नहीं है तो वन एस को एक ग्रुप करेंगे, ये एक ब्रैकेट में एक ग्रुप होता है, ठीक है। टू एस टू पी एक साथ करेंगे, ठीक है। फिर टू एस टू Yes. टू में डी एफ नहीं होता है तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या आता है, थ्री, थ्री में थ्री एस थ्री पी को एक साथ रखना है, दैट इज वन ग्रुप, ओके। और थ्री डी को एक ग्रुप पे रखना है, क्योंकि थ्री पे एफ तो नहीं है तो थ्री डी को एक ग्रुप कर देंगे। फिर फोर एस स्टार्ट होता है तो फोर एस फोर पी को एक ग्रुप करेंगे, ठीक है। फोर डी फोर Yes, एफ sir. को एक ग्रुप करेंगे, दिस इज अ सिंगल ग्रुप, दे आर टुगेदर, दैट इज हाउ द ग्रुपिंग इज डन। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, so now let us say that if you are trying to find the Z star on a S and P electron, तो तुम्हारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है NS और NP इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी एक ग्रुप में S और P इलेक्ट्रॉन इज योर टारगेट इलेक्ट्रॉन वेयर यू आर कैलकुलेटिंग Z स्टार और सिग्मा, ठीक है। तो रूल क्या होगा ये कैलकुलेट करने का, तो उस मतलब जो टारगेट इलेक्ट्रॉन जिस ग्रुप में होगा उस ग्रुप में बाकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है दे विल कंट्रीब्यूट 0.35 टू द सिग्मा, ठीक है। लेट्स What से does that mean? लेट्स से ये लेट्स से यू वांट टू कैलकुलेट जेड स्टार ऑन 3s इलेक्ट्रॉन, तो ये 3s इलेक्ट्रॉन जिस ग्रुप में होगा, मतलब ये वाला ग्रुप, ठीक है, तो इसमें जो Hmm. रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा सेम ग्रुप पे जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा they will contribute 0.35 towards the sigma, Each electron.
ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Yes. चलो, और फिर उसके पेनल्टीमेट शेल, अगर ये टारगेट ग्रुप जो है उसके ठीक पहला वाला ग्रुप और पहला वाला शेल जो n-1 शेल है, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा दे विल कंट्रीब्यूट 0.85 ईच, ठीक है। और अगर n-2 और उससे भी नीचे वाला शेल होगा, दे विल कंट्रीब्यूट 1, मतलब यहां से हर एक इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट 1 प्रोटॉन, ठीक है। Yes, sir. n-2 सेल और उसके भी नीचे जो होगा उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स, ईच इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट ईच प्रोटॉन, ठीक है। तो दे विल Okay. कंट्रीब्यूट 1 टू द सिग्मा, So राइट। this is to और calculate the screening constant. हाँ, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट मिल जाएगा तो जेड स्टार भी मिल जाएगा, जेड तो पता है फॉर द गिवन एटॉम। और एक चीज Hmm. याद रखना है कि जो ग्रुप में तुम्हारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है उसके राइट साइड में जितना भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, राइट साइड पे जितना भी ग्रुप है उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है, दे हैव नो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सिग्मा, क्लियर। What does that mean? मतलब अगर यहाँ पे टारगेट इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा तो यहाँ से जो भी है दे विल नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग, Okay. ठीक है। और डी एफ, अगर अगर इफ यू हैव अ टारगेट इलेक्ट्रॉन, डी और एफ इलेक्ट्रॉन है टारगेट इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या करना है, तो रूल क्या है, that all electrons in groups to the left of NDNF, ठीक है। तो टारगेट डी इलेक्ट्रॉन कोई ग्रुप में होगा जिसमें डी एफ शेल डी एन एफ एक साथ होगा, ठीक है। तो उसके Hmm. राइट साइड पे जितना भी ग्रुप्स है दे विल नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग, राइट में जो Hmm. ग्रुप्स होता है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है कहीं पे भी, ठीक है। बट लेफ्ट साइड पे जितना भी ग्रुप्स होगा, लेफ्ट साइड पे जितना भी ग्रुप्स होगा दे विल कंट्रीब्यूट 1 ईच, उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन विल कंट्रीब्यूट 1 टुवर्ड्स द सिग्मा, ठीक है। और Okay. जो Yes. टारगेट ग्रुप है उसमें जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है दे विल कंट्रीब्यूट 0.35, Okay. So same as S and P. राइट। अच्छा, यहाँ पे एक कैच था, अगर तुम्हारा टारगेट इलेक्ट्रॉन 1s पे है तो यहाँ पे जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन दे विल दैट विल कंट्रीब्यूट 0.30, तो 1s के लिए ये थोड़ा एक्सेप्शन है, बाकी सब में टारगेट ग्रुप में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 0.35 कंट्रीब्यूट कर रहा है, n-1 पे 0.85, n-2 और लोअर जो ग्रुप्स होता है उसमें 1 कंट्रीब्यूट होता है पर इलेक्ट्रॉन, राइट। दैट इज फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन। डी एंड एफ के लिए सेम ग्रुप में सारे इलेक्ट्रॉन 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा, एंड पहले इसके पहले जो भी ग्रुप्स है दे विल कंट्रीब्यूट 1 ईच, ठीक है। So for 1s, it only refers to hydrogen and helium. राइट, तो देखते कुछ प्रैक्टिस कर लेते, जैसे कि यहाँ पे देखो, फाइंड जेड स्टार फॉर 3p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, मतलब वेयर जेड इज इक्वल टू 17, ठीक है। 3p इलेक्ट्रॉन, तो पहले क्या करना है, यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, लिख दिया मैंने, ठीक है। तो Yes, sir. तुम्हें 3p इलेक्ट्रॉन जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा ग्रुप में, यहाँ पे, Yes, sir. तो सेम ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन इज टारगेट इलेक्ट्रॉन, उस ग्रुप में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3s2 3p5, देयर आर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बट 1 इलेक्ट्रॉन इज Yes. योर टारगेट इलेक्ट्रॉन, तो जो रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा दे विल कंट्रीब्यूट 0.35 ईच, Yes, sir. मतलब टोटल 2.10। अब उसके Hmm. पहले n-1 शेल मतलब सेकेंड शेल, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, दे विल कंट्रीब्यूट 0.85 ईच, ठीक है। मतलब कितना हुआ, Okay. 6.8। और उसके पहले n-2 हो गया, वन फर्स्ट शेल मतलब n-2 शेल, तो ये कितना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ईच Two विल कंट्रीब्यूट electrons. 1, ठीक है। तो टोटल सिग्मा Yes. क्या बना, 10.90, तो जेड स्टार क्या होगा, Z minus sigma, so 6.10. So you can see, say out of 17, only 6.10 proton is effective, right? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, find Z star for 3d electron in iron, जिसका Z is 26. So first you need to write the electronic configuration. While writing the electronic configuration, मैं 3d को पहले लिखूंगा, but electron 4s पे ही पहले एंट्री लेगा, ठीक है। Okay. तो फिर ग्रुपिंग करना है, मैंने ग्रुपिंग कर दिया, दिस इज माई टारगेट ग्रुप, ठीक है, 3d6, Hmm. ये मेरा टारगेट ग्रुप है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को मुझे टारगेट करना है, तो इसके राइट साइड पे जो 4s है इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, Okay. ठीक है।
अब 3d6 Yes, में एक टारगेट इलेक्ट्रॉन है, जो रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन से दे विल कंट्रीब्यूट 0.35, मतलब 5 इंटू 3 0.35 1.75 हो रहा है। और इसके पहले जितना भी इलेक्ट्रॉन से लेफ्ट साइड में जो भी ग्रुप है उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 8 प्लस 8 16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन्स, ऑल ऑफ देम विल कंट्रीब्यूट 1 ईच, मतलब कितना हुआ 18। ठीक है, okay. तो सिग्मा कितना बन गया, 18 प्लस 1.19.75, जेड स्टार कितना बना, 26 माइनस दिस इज 6.25। क्लियर, दैट इज हाउ वी आर Yes, कैलकुलेटिंग जेड स्टार एंड सिग्मा। नाउ लेट मी चेंज द क्वेश्चन फॉर यू। इफ आई से, इफ आयरन के लिए ही करना है, जेड स्टार फॉर 4s इलेक्ट्रॉन इन आयरन, तो क्या करना है, पहले तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना, यू कैन टेल मी, आई विल राइट इट डाउन। yes, तो आयरन 26 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, पहले 4s2 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, बट 3d में पहले लिखूंगा, राइट, yes, sir. एंड देन वी नीड टू ग्रुप देम। तो ये ग्रुप हो गया, दिस इज ए ग्रुप, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। क्लियर, Yes, टारगेट sir. इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप पे, 4s पे, राइट। तो यहाँ पे 4s. मुझे सिग्मा कैलकुलेट करना है। तो दो में से Yes, एक टारगेट इलेक्ट्रॉन है, तो रिमेनिंग एक इलेक्ट्रॉन दैट विल कंट्रीब्यूट 0.35। ओके, yes, sir. अब उसके बाद मुझे एसपी के लिए रूल क्या है, n-1, n-1 मतलब पूरा थर्ड शेल में टोटल कितना 0.85. इलेक्ट्रॉन है, दिस इज Total is n-1, 14. 14, तो ये 14 विल कंट्रीब्यूट 0.85 each। ठीक है, और उसके आगे Yes, sir. n-2 और बिलो, मतलब ये पूरा, तो इसमें कितना है 10, 1. तो ऑल ऑफ देम विल Hmm. कंट्रीब्यूट। तो ये कितना आ रहा है, कैन यू टेल मी। 0.35 plus 11.9 plus 10. तो टोटल कितना आ रहा है, 10.35 plus 11.9, I think. So let me just calculate that. So 11.9, and then we have 10.35. व्हाट इज इट, So that is 22.25. 22.25। तो यहाँ पे जेड स्टार क्या आएगा, जेड स्टार फॉर 4s, इट शुड बी 26 26 माइनस, minus दैट इज 3.75, 22.25. राइट। Yes, sir. And what you have find for jet star for 3d, that is 6.25। अब तुम बताओ 3d इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का पावर ज्यादा है या 4s पे, which electron is Uh, more tightly held by the nucleus, 3d इलेक्ट्रॉन और 4s इलेक्ट्रॉन, किस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, oh yes. 4s में, नहीं 4s में कहा है, 3d में 6.25 है, यहाँ पे 3.75। Oh, okay. Mm-hmm. ठीक है ना, तो 3d Yes. इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। यू रिमेम्बर व्हेन यू रिमूव इलेक्ट्रॉन, जब आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, यू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s फर्स्ट, क्यों, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम Okay. Understood. है। अंडरस्टूड, कि क्यों 4s Yes, से sir. पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है नॉट फ्रॉम 3d, क्योंकि Yes, sir. 4s पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज और इफेक्टिव पावर ज्यादा होता है। Okay. Got it. तो यहाँ पे देखो, दिस इज लिथियम टू फ्लोरीन, दैट मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, तो इफ यू कैलकुलेट, तुम खुद कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड स्टार इज गिवन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एंड इफ यू सी दैट यहाँ पे जेड स्टार इज इंक्रीजिंग बाय 0.65 व्हेन यू मूव वन स्टेप राइट along the period, है ना, Hmm. along along period 2 तुम एक स्टेप राइट पे जाओगे, तो व्हाट इज हैपनिंग, जेड स्टार इंक्रीजेस बाय 0.65, राइट। यू कैन Yes. डू द कैलकुलेशन, यू कैन गेट दिस रिजल्ट, बट जो रिजल्ट है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यू कैन ऑब्जर्व इट।
every time it is increasing by 0.65 unit, है ना? Yes. So you can see that along the period jet star is increasing, and that will also affect the other properties like size, ionization energy, electron affinity. Those properties will be affected because of this. तो वो जो Okay. variation आता है, that is driven by jet star along the period. Is it clear? This is specifically only for second period, right? नहीं, पीरियड 3 में भी जेट स्टार इंक्रीज ही होगा, बट ये वैल्यू चेंज हो सकता है. बट आई Hmm. एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट जेट स्टार विल इंक्रीज अलोंग द पीरियड, राइट? Yes. चलो सही है. जैसे कि यहाँ पे देखो, इफ यू लुक एट 3D सीरीज, मतलब स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, जिंक का 30 होता है, ठीक है? तो इसमें इफ यू डू द सेम Yes. कैलकुलेशन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, व्हाट यू विल सी दैट जेट स्टार इंक्रीजेस बाय 0.15. Okay. ठीक है, जेट स्टार इज इंक्रीजिंग बाय 0.15 एज यू मूव वन स्टेप राइट. ठीक है, मतलब व्हाट इज द माने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, राइट? Hmm. तो कैन आई से स्कैंडियम टू टाइटेनियम, टाइटेनियम टू वैनेडियम, ऐसे थोड़ा थोड़ा कंट्रैक्शन होना चाहिए साइज का, बिकॉज ऑफ स्मॉल इंक्रीज ऑफ जेट स्टार, न्यूक्लियर पावर इज इंक्रीजिंग, तो साइज का भी मतलब ग्रेजुअल कंट्रैक्शन होना चाहिए. So the greater the Z effective charge, the less the size of the atom. यहाँ पे व्हाट वी आर सीइंग, मुझे दिख रहा है कि जेट स्टार इज इंक्रीजिंग बाय स्मॉल अमाउंट 0.15 करके, तो उसके हिसाब से साइज भी तो स्मॉल कंट्रैक्शन होना चाहिए ना. एवरी टाइम वी मूव लेफ्ट टू राइट, वन स्टेप Hmm. राइट जा रहा हो, तो साइज का भी स्मॉल कंट्रैक्शन होना चाहिए, राइट? Okay. यस और नो? Size, I'm not sure what size अरे and this न्यूक्लियस का relation. पावर इंक्रीज होने से क्या होता है, तो न्यूक्लियस, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का पुल इंक्रीज होगा ना एवरी टाइम यू मूव वन स्टेप Hmm. राइट, तो फिर साइज भी छोटा होगा मतलब Yes. बाय स्मॉल अमाउंट. दैट इज व्हाई आई एम Yes. सेइंग कि तो ये जो मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है, सिंस जेट स्टार इज इंक्रीजिंग बाय 0.15 एवरी टाइम आई एम मूविंग वन स्टेप राइट अक्रॉस 3D सीरीज, तो हर एक स्टेप में साइज का भी स्मॉल कंट्रैक्शन होना चाहिए इसके हिसाब से, Hmm. ठीक है ना? तो आई कैन से Yes. स्कैंडियम टू जिंक तक एक ग्रेजुअल कंट्रैक्शन होना चाहिए, साइज का ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ साइज होना चाहिए. बट अगर तुम कलेक्टिवली देखोगे फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक थ्रू आउट द सीरीज, ये कलेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट, एंड दिस कलेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन इन द होल सीरीज, मतलब तुम स्कैंडियम से जिंक तक अगर आओगे, तो ये जो कलेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब इन दोनों के बीच डिफरेंस एक सिग्निफिकेंट होता है, एंड दिस इज नोन एज डी कॉन्ट्रैक्शन. डी कॉन्ट्रैक्शन मतलब पूरा Decontraction. डी सीरीज में लेफ्ट टू राइट दोनों एंड के बीच जो एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है. अगर स्टेप बाय स्टेप देखो तो इट इज ए ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन, स्मॉल स्टेप्स, बट एज ए Okay. होल फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन है वो सिग्निफिकेंट होता है. एंड थ्रू आउट द डी सीरीज ये जो कलेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज नोन एज डी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? अगर यही Yes, sir. चीज 4F सीरीज में लैंथेनाइट सीरीज पे होगा, देन इट विल बी कॉल्ड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, राइट? Hmm. Collectively that becomes very significant or very high. Is it clear? Okay. Yes. चलो, तो ये डिकॉन्ट्रैक्शन समझ में आया. तो अलोंग द पीरियड जेट स्टार इज वेरी सिग्निफिकेंट. जेट स्टार का इफेक्ट बहुत सिग्निफिकेंट होता है. जेट स्टार इंक्रीजेस बाय गुड अमाउंट, राइट? ऑलमोस्ट 0.65 वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियड 2. बट डाउन द ग्रुप जेट स्टार ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है. तो जेट स्टार ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट. क्यों पता है? क्योंकि तुम्हें पता है कि जब भी तुम पेनल्टीमेट शेल और उसके पहले वाला शेल पे जाओगे, हर एक इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट पूरा प्रोटॉन का पावर कैंसिल आउट कर देता है, राइट? Yes, sir. 85% और 100% तक कैंसिल आउट कर देगा. तो जेट स्टार ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब डाउन द ग्रुप जेट स्टार ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. तो डाउन द ग्रुप जेट स्टार इज नॉट a very significant deciding factor, okay? Yes, sir. Understood. But along the period jet star is the deciding factor. I hope it is clear. Today I will end it here. Next class we will Okay. start the next periodic property,
दैट इज एटॉमिक रेडियस. ठीक है. Okay, sir.